अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद में मौसम सुहाना हो चुका है। दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सूरज की किरणें जो हैं वो शहर फैसलाबाद पे जब पड़ती हैं, इसको अपनी आगोश में लेती हैं, तो हल्की हल्की भीनी भीनी सर्दी जो है उसकी छाँव में बैठ के चाय पीने का मज़ा जो है उसको दुबाला कर देती है। तो आज आने वाले 24 घंटों में मौसम किस तरह का रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, अगर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो दिन के आगाज के साथ दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर बरजुमान है। सूरज निकल आया है, उसकी तपिश महसूस भी की जा सकती है, लेकिन फिजा के अंदर धुंध का राज देखा जा सकता है, जिसकी बिना के ऊपर सूरज की तपिश उस हद तक महसूस नहीं की जा रही जिस हद तक दोपहर के वक्त ज्यादा उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारिश की कोई पेशीन गोई जो है वो सामने नहीं आ रही और ना उसकी कोई आने वाले दिनों में पेशीन गोई सामने आई है। नमी का तनासब 84% है, जिसकी बिना के ऊपर शहर फैसलाबाद का मौसम अलल सुबह से 12 बजे तक अगर देखा जाए तो ठंडा है, लेकिन उसके बाद तपिश बढ़ती है, सूरज की शिद्दत के अंदर इजाफा होता है और आने वाले दिन जो हैं ये मेलजोल धुंध बादल और सूरज का चलता रहेगा। जबकि फरवरी के महीने के अंदर भी सर्दी जो है वो अभी बरकरार रहेगी और जैसे ही मार्च का महीना शुरू होगा तो पहले हफ्ते के बाद गर्मी आने के इम्कान जो हैं वो जाहिर हो रहे हैं और बारिश के इम्कान अभी आने वाले हालिया दिनों के अंदर कोई भी इम्कान जो है वाज़ेह तौर पर नहीं देखे जा सकते। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, आप हमें मौसम के हवाले से आगाह कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। अगर बात करें शहर फैसलाबाद की, तो यहाँ पे एक ऐसा कपल मौजूद है जो हर जगह जहां भी जाता है वो जाज़बे नज़र बन जाता है। उसकी वजह ये होती है जहां भी ये जाते हैं एक जैसे कपड़े पहनते हैं और 35 साल से भी ज़ायद इनकी शादी को अरसा हो चुका है और मोहब्बत अभी भी उनकी उसी तरह से बरकरार है जैसे 35 साल पहले थी। मेरी मुराद फैसलाबाद के कपल ऑफ फैसलाबाद से है। तो जनाब, आज नासिर साहब जो हैं उनकी सालगिरह भी है, उन्होंने अपनी एक वीडियो भी भेजी है हमें, आइए आपको दिखाते हैं। जनाब मलक मुदस्सिर साहब, आपको भी सालगिरह की ढेरों ढेर खुशियां मुबारक हो। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको रोशन मुस्तकबिल से नवाजे। जनाब, रोजाना की बुनियाद पे जैसे आपने देखा कि हम आपकी बर्थडे की वीडियोस भी स्क्रीन पे दिखा के आपकी खुशियों के अंदर शामिल होते हैं और इसी तरह अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, जल्द अज जल्द उसकी वीडियो बनाएं और वीडियो बना के आप व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है, ताकि हम आपके टैलेंट को, अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालें और लोगों को दिखाएं। और लोग अगर उससे पसंद करते हैं तो वो वायरल हुआ तो आपको कोई ना कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहां पे अपने टैलेंट को यूटिलाइज करके अपने मुस्तकबिल को आप संवार सकते हैं। तो आज भी हमें एक टैलेंट ने वीडियो भेजी है, मेरी मुराद अशरफ से, जो जिनका ताल्लुक समुद्री के साथ है। उन्होंने अपने टैलेंट की वीडियो भेजी है, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, बहुत खूबसूरत हाथों के साथ बनाए हुए कैलगरी क्राफ्ट जो है उसके आर्ट के बहुत सारे नमूने जो है इन्होंने तैयार किए और जिसके अंदर आप खैबर भी देख सकते हैं, इसके अंदर पंजाब के भी देख सकते हैं, मीनार पाकिस्तान भी है और मज़ार कायद की तस्वीर जो आर्ट है वो भी इन्होंने तैयार की है। तो हाथ की नफासत जो है उसका एक अहम किरदार है इस चीज़ के अंदर। तो जब तक आपके हाथ में नफासत नहीं है, जब तक आपका जहन जो सोच रहा होता है हाथ उसका साथ नहीं देता तैयार करने के लिए, तब तक आप ये चीज़ें नहीं बना सकते। और मेरा ये मानना है और बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है कि ये चीज़ें जो हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं और अल्लाह ताला जब तक आपको इस तोहफे से नहीं नवाजता आप ये चीज़ें नहीं बना सकते। तो अशरफ, आपने बहुत अच्छे फन पारे तैयार किए, हमारी दुआ है आप इसी तरह से करते रहें और जब भी कभी फैसलाबाद आएँ तो ज़रूर आर्ट काउंसिल जाएँ वहाँ पे, क्योंकि आर्ट काउंसिल के अंदर टैलेंट हंट प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। उसके जरिए वो मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर आप जाएंगे 24 तारीख से और तहसीलों के अंदर जाने के बाद वहाँ से जितने भी टैलेंट उनके अंदर, जिन लोगों के अंदर मौजूद होगा, वो फन पारों के लिहाज से हो, एक्टिंग के लिहाज से हो, सिंगिंग के लिहाज से हो या कोई भी किसी किस्म का भी हो, तो मैं सबको ये दावत यहाँ पे लाजमी तौर पे देना चाहूंगा उसके अंदर पार्टिसिपेशन करें। वहां से जो लोग सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे डायरेक्टली आर्ट काउंसिल के अंदर, उनका मुकाबला होगा। जो आर्ट काउंसिल से अच्छे टैलेंट जो है वो सिलेक्ट होंगे वो उनका मुकाबला लास्ट पे लाहौर अलहम्ब्रा के अंदर होगा। वहां पे उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा और बहुत सारे दीगर चीजें भी होंगी, आपका एक्सपोजर जो है वो काफी बढ़ेगा।
तो ये चीजें जो है अगर आप अपने अंदर ले आते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतरी जो है वो आ सकती है। और ये अभी जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब की, कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। कल्चर मिनिस्टर का ताल्लुक भी हमारे फैसलाबाद से है, तो हम दुआ करते हैं कि हम अपने कल्चर को इनरिच कर सके, दुनिया को दिखा सके। हमारा तहजीब व तमद्दन जो है वो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। कमी और गैप सिर्फ इस चीज़ की होती है कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, लोगों के सामने नहीं ला पाते। तो आने वाले दिनों में ये मामला भी बेहतर होगा। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। रोजाना की बुनियाद पे जैसा कि हम आपसे कोई ना कोई सवाल पूछते हैं जिसका जवाब जो शख्स देता है उसे बायो मामला का गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। तो आज का सवाल है कि गोरा कब्रिस्तान फैसलाबाद कब बना? गोरा कब्रिस्तान फैसलाबाद किस सन में बना? इसका जवाब आपको देना होगा। जवाब देने के लिए आप मोबाइल उठाएंगे, अपना टेक्स्ट राइट करेंगे और राइट करने के बाद उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है उस पर व्हाट्सएप कर देंगे। और व्हाट्सएप करने के बाद जो ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करेगा उस खुश नसीब को बायो मामला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर फराहम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। गुज़श्ता दिन जो है इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे टीचर्स की जानिब से एहतजाज किया गया, उन पर शेलिंग भी की गई और सोशल मीडिया पे वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। मुस्लिम लीग नून के भी बहुत सारे रहनुमाओं की जानिब से उसकी तस्वीर जो हैं वो शेयर की गई कि इस्लामाबाद का इलाका है लेकिन ढका पूरा आंसू गैस के साथ हुआ है। तो टीयर गैस की वजह से बहुत सारे लोग वहां पे परेशान भी हुए, लेकिन ये कहा जा रहा था कि किंग मेकर्स यानी उस के साथ ये सलूक जो है वो नहीं। हमारे साथ आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मसब जावेद कंबो साहब, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। जहांगीर आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। कंबो साहब क्या कहेंगे, कल का जो वाकया पेश आया वो सोशल मीडिया पे तो काफी वायरल हुआ, लेकिन उस्ताद जो हैं इस हवाले से काफी परेशान नजर आते हैं कि इन लोगों को जो ईवानों में बैठे हैं इन्हीं को पढ़ा लिखा के हमने बड़ा किया और वहां पे जाके हमारे ही खिलाफ स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया हनान भाई। असल में ये सिर्फ टीचर्स नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सारे मुलाजमीन जो हैं वो वहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। प्रॉब्लम दरअसल ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है इसलिए हम आपकी पेंशन और तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। हमने कहा इट्स ओके, अगर मुल्क मुश्किलात में है तो कोई बात नहीं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। फिर हुआ यूं कि गवर्नमेंट ने कुछ महकमों के, कुछ अथॉरिटीज़ के 150% उनकी सैलरीज बढ़ा दी। खुद वज़ीर आज़म साहब ने अपनी सैलरी बढ़ा ली। उन्होंने कहा, कहना था कि जी मेरा गुजारा नहीं है, इसमें गुजारा तो हमारा भी नहीं हो रहा था, मुश्किल तरीन था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन फिर भी जब मुल्क मुश्किल सूरत हाल में हो तो ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो गवर्नमेंट के साथ तावन करे। हम भी तावन करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हम उस वक़्त हुए जब अल्लाह तल्लों में इतने पैसे खर्च कर दिए गए और कुछ लोगों की आउट ऑफ द वे जाके 150% सैलरी तक बढ़ा दी गई। फिर हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि हमारा भी हक बनता है, जो सालाना थोड़ा बहुत वो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर 5-10% आप बढ़ाते रहे हैं, शुरू से 70 साल से ये काम चल रहा है, उसको भी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बंद कर दी। तो मुख्तलिफ किस्म की कमेटियाँ बना दी गई कि जिससे पेंशन और जो एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं उसको रोकने की बातें की गई, जिसकी वजह से सारे मुलाजमीन फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए। और गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया कि आप हमारी वो जो एक सैलरी बजट में आप 10% 20% बढ़ाते हैं, महंगाई के तनासब से, वो होता तो महंगाई के तनासब से नहीं है लेकिन फिर भी चले कुछ ना कुछ होता है, तो उसको भी जब रोका गया उसको कम से कम आप इम्प्लीमेंट करें। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इनकार कर दिया, तो फिर हमें मजबूरन एहतजाज करना पड़ा। और इस्लामाबाद में पहले भी कोई 2 वीक पहले भी एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया गया मुलाजमीन की तरफ से। उस वक्त भी गवर्नमेंट ने शैलिंग और गिरफ्तारियाँ और मार कुटाई सारा कुछ किया। फिर गवर्नमेंट ने कहा जी ठीक है हम कुछ करते हैं, सोचते हैं, एक कमेटी बन गई मुश्तरका, लेकिन कोई रिजल्ट ना निकला। फिर दोबारा से हमें मजबूरन ये एहतजाज करना पड़ा। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहने जा रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट जिसका खुद अपना 120 दिन का जो धरना और एहतजाज था उसका तजर्बा था, उसने वहाँ पे कंटेनर खड़े करके और रेंजर्स से ऐसी आंसू गैस जो एक्सपायर्ड थी
वो फेंकी गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जख्मी और बेहोश और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही और उसकी वजह से जो उनके घर में फैमिलीज थी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने रात लेट तकरीबन 2-3 बजे के दरमियान कहीं जाके फिर होश के नाखन लिए और वो दोबारा से मुज़ाकरात हुए और अभी जो वर्बली जो डिसाइड किया गया कि जी 20% सैलरी सबकी बढ़ेगी, सुबह पंजाब के मुलाजमीन की भी और पाकिस्तान के, वो आज 2 बजे तक उसका नोटिफिकेशन होगा। अगर नोटिफिकेशन हो जाता है और उस पर अमल दरामद होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो जाहिर है फिर हमें कुछ ना कुछ जाहिर है फिर करना पड़ेगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी और हमारी साथ हमें एहतजाज करें। इस गवर्नमेंट को लाने वाले हम हैं। अभी मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे एक उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने मुझे खरी खरी सुनाई कि जी ये वो लोग हैं जिनकी आप सपोर्ट करते रहे हैं, जिनकी आप आज तक बात करते रहे हैं, जिनको आपने वोट दिए, आज देख लें तब्दीली का मजा आ गया आपको, ये उनका कहना था। तो शर्मिंदगी फील होती है कि हम इस गवर्नमेंट को लाने में हमारे टीचर्स, हमारे मुलाजमीन का बड़ा किरदार है, लेकिन आज उन्हीं मुलाजमीन को उन्हीं टीचर्स के साथ इंतहाई नाजेबा रवैया रखा गया है। ऐसा रवैया तो कभी नून लीग, जिसको हम कहते थे कि बहुत सख्त किस्म की वो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी नहीं रखा था। तो आज हमें उनके जो मजालम थे उनको भी इन्होंने बुला दिया है, उनसे भी बढ़ के इन्होंने ये सारा कुछ किया। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि ये मामला जो सेटल ऑन हुए हैं जिस पे कामयाबी से अमल दरामद हो और पुरसकून अंदाज में मुल्क आगे बढ़े। हम इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन चूल्हा भी तो जलाना है ना। बिल्कुल, चूल्हा जब तक नहीं जलेगा घर का सर्कल जो है वो किस तरह से चलेगा। जहांगीर अशरफ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर, आप क्या कहेंगे? कल जो वाकया पेश आया, वर्बली तो कह दिया गया है, लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी इनकी? अच्छा हनान, देखिए ये गवर्नमेंट, जैसे अभी मुसब भी बता रहे थे कि ये गवर्नमेंट खुद एहतजाज और इसकी हामी थी कि एहतजाज हक है जमहूरी। अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ आपको आपका हक नहीं मिल रहा तो उसके लिए सड़कों पे आना ये जायज़ समझते रहे हैं अपनी गवर्नमेंट आने से पहले। लेकिन इनकी गवर्नमेंट जैसे ही आई है, इन्होंने हर एहतजाज को गद्दारी कहना शुरू कर दिया है। उसको इन्होंने कह दिया कि ये हुकूमत के खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है। तो इस तरह की, अब कल ही एक स्टेटस लगा था कि इंडिया में अगर किसान एहतजाज करें तो वो उनका हक है, लेकिन पाकिस्तान में अगर एहतजाज करें तो वो गद्दारी है। तो इस तरह की जब बातें होंगी इस गवर्नमेंट के दौर में, जिसने लोगों को ये शाऊर दिया कि जनाब अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो प्रोटेस्ट करें, तो प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में होते हैं और पुरअमन प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन उस पर एहतजाज करने वालों पर लाठियां बरसाना, तशद्दुद करना, आंसू गैस, शेलिंग और ये सारी चीज़ें, ये सारी। और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जनाब कल और आज जो सरकारी मुलाजमिन गैर हाजिर होंगे अपने इदारों से, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। अब देखें, एक तरफ गवर्नमेंट इनसे मुज़ाकरात भी कर रही है और दूसरी तरफ एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 10 और 11 फरवरी को जो मुलाजिम गैर हाजिर होगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। अब देखिए, दोनों तरफ गवर्नमेंट उनके खिलाफ है। तो यानी ये इनको दरमियान में घसीटा जा रहा है बड़े टेक्निकल तरीके के साथ। वो नोटिफिकेशन है। अब जो मुलाजमीन कल से प्रोटेस्ट में है और अभी तक इस्लामाबाद में धरना और उनका प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि 2 बजे की जो डेडलाइन दी गई है, अगर नोटिफिकेशन नहीं होता मुलाजमीन का कहना है कि वो इस धरने को जारी रखेंगे। ठीक है, तो अगर 2 बजे गवर्नमेंट नहीं करती तो इट मीन्स कि जितने भी मुलाजमीन फैसलाबाद समेत वहां पर मौजूद हैं वो आज तो गैर हाजिर ही होंगे ना अपने अपने डिपार्टमेंट से। तो नोटिफिकेशन कल रात को इन्होंने कर दिया कि जो 10 और 11 को गैर हाजिर होगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि कानूनी तौर पे इनसे निपटा जा सके। इस चीज के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मसब जावेद कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। कम सब क्या कहेंगे? एजुकेटर्स के हवाले से बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे थे, खासतौर पे प्रोटेक्शन के हवाले से, कि उनकी जो 9 साल की या 5 साल की या जितनी भी उनकी मुद्दत बनती थी उसे काउंट नहीं किया जाता था उनकी परमानेंट पोजीशन के अंदर। तो इसके ऊपर भी अब केस आपके हक में हो रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का बेतहाशा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी नसीब की है। 2000 से लोग कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किए गए और 2009 में उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने सो मोटिव एक्शन के ज़रिए उस वक़्त एक कार्रवाई करते हुए एक आर्डर पास किया जिसके ज़रिए हम रेगुलर हुए।
लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त हमारे साथ एक और हाथ कर दिया कि रेगुलर तो मैं कर दिया, लेकिन वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से नहीं किया। वो जो डेट थी 2009 से ही हमें रेगुलर किया गया, 10/9/2009 से। तो वो जो हमारी सर्विस थी 8 साल की किसी की है, 9 साल की है, चूँकि 2000 में लोग भर्ती हुए, 2 में भी हुए, 4 और 6 में। तो वो सर्विस जो है वो हमारे लिए बड़ी टेंशन का बायस थी। सर्विस हमने की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग भर्ती हुए मेरिट पे आए थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो सर्विस थी और जो सर्विस के जो बेनिफिट्स थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। तो हमने 2010 में पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में हमने केस फाइल किया, तो 2018 में जाके हमारे हक में वो फैसला हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट करने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले गए। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया। तो गवर्नमेंट के पास कहने के लिए एक भी पॉइंट वहां पे नहीं था कि वो जो अपने हक में कह लेते। जस्ट 15 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन हमारे हक में दे दिया। मैं ये समझता, और अगर मैं अपने दोस्तों को ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि इस पे हमारा 45 लाख रुपया खर्चा आया पिछले 10 साल में। टाइम भी ज़ाया हुआ, पैसा भी ज़ाया हुआ, हक हमारा था। अगर टाइमली गवर्नमेंट देती तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी सर्विसेज जो हैं वो फ्राहम करते। ये एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे हम लोग, एजुकेटर्स जो थे, पढ़े लिखे लोग थे, मेरिट पे आए थे, लेकिन बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के बावजूद गवर्नमेंट ने हमारे साथ वो तावन नहीं किया जो हम उनसे तवक्को कर रहे थे। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रहीं, लेकिन हमारे साथ किसी ने भी तावन नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही हमें वो अपना हक जो है वो मिला है। अब मैं तवक्को करता हूँ कि गवर्नमेंट पसो पेश से काम नहीं लेगी और उस आर्डर पे मनो अन जो है वो अमल करेगी और जल्द अमल करके हमें जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार 10 साल पिछले रहे हैं उससे निकालेगी। और हम यकीनी तौर पर अगर ये अमल दरामद होता है तो इससे पुरस्कून माहौल पैदा होगा। जो एजुकेटर्स फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, ज़हनी मरीज बन चुके लोग, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 10 साल सर्विस जो कि पेंशन के लिए ज़रूरी होता है उससे पहले ही उनकी कोई डेथ हो गई, अब उनके बच्चे पेंशन के बगैर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस फैसले के बाद इंशाल्लाह उनको भी पेंशन मिलेगी। तो इस तरह के मसाइल थे, इस फैसले से वो सारे मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यही नज़र आता है शायद कि सिर्फ और सिर्फ अदलिया ही वो वाहिद इदारा रह गया है जो गरीब आवाम की आवाज़ जो है वो सुनती है और उस पर जो ताकतवर होते हैं इंसाफ की बुनियाद पे जो है चीज़ें फराम करती है। वो ये नहीं देखती कौन ताकतवर है कौन कमज़ोर है। तो अगर ताकतवर कोई देखना होता तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ खड़ी थी, तो गवर्नमेंट के हक में फैसला जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपके हक में फैसला गया। जहांगीर अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर, आप क्या कहेंगे, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, कितने एजुकेटर्स को फ़ायदा पहुंचेगा इस फैसले के साथ? हनान, पंजाब भर में 2 लाख से ज़ायद एजुकेटर्स थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया और बाद में मुस्तकिल किया गया मुख्तलिफ औकात में। पहली बार मुस्तकिल किया गया 2009 में, और सबसे ज़्यादा वही डिस्टर्ब थे क्योंकि उनका 9 साल की सर्विस सन 2000 में भर्ती होने वाले 2009 में जब रेगुलर हुए तो उनकी 9 साल की सर्विस को शुमार ही नहीं किया गया। अच्छा, उनमें से अगर कुछ लोग ड्यूरिंग सर्विस उनकी वफात भी हुई, जैसे भी बता भी रहे हैं, तो उनको सबसे बड़ा नुकसान उनकी फैमिलीज़ को ये हुआ कि हुकूमत के मुताबिक 10 साल सर्विस पूरी ना होने पर उनको पेंशन नहीं दी गई, उनको कोई फ़ायदे जो थे वो नहीं दिए गए। लेकिन इस फैसले के बाद उन तमाम जो मुलाजमीन हैं, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को यकीनी तौर पर बेनिफिट होगा क्योंकि उनके 9 साल वो अब शुमार होंगे तो ऑटोमेटिकली उनके 10 साल जो पेंशन के लिए रिक्वायर्ड हैं पूरा हो जाएंगे। उसके अलावा जितने भी इस वक्त करंटली वर्किंग में हैं एजुकेटर्स और इवन इन फ्यूचर जो होंगे, अब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट उसमें कह दिया है कि आइंदा जब आप किसी को भी रेगुलर करेंगे या सीनियरिटी उसकी बनाएंगे तो वो कंफर्मेशन या रेगुलर करने की डेट से नहीं होगी, वो उसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग से होगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर है या जिस भी सूरत में आपने पहले दिन उसे रखा है उसी दिन से उसकी सीनियरिटी उसकी वो शुमार होगी। तो इस हवाले से अब यकीनी तौर पर इन तमाम असातिज़ा को ना सिर्फ माली तौर पर बेनिफिट्स होंगे बल्कि इनकी प्रमोशन में भी बहुत सारी चांसेस जो हैं वो इनके पैदा हो जाएंगे। क्योंकि अब देखें, किसी भी टीचर की अगर सर्विस में 9 साल ऐड कर दिए जाएं तो ऑटोमेटिकली जंप करके वो सीनियरिटी में चला जाएगा। क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं या अब देखें, अगर आपने एक भर्ती हुई है सन 2000 में, एक भर्ती हुई है 2002 में, एक 2004 में, जब वो 2009 में परमानेंट हुए हैं तो वो सब बराबर कर दिए गए।
उसमें सीनियर जूनियर जो थे वो बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफी हुई। अब इस बेनिफिट ये होगा कि सन 2000 में भर्ती होने वाले हैं वो प्रमोशन के लिए सबसे पहले नंबर पे होंगे, 2002 में भर्ती होने वाले उसके बाद होंगे, 2004 वाले उसके बाद होंगे। यानी कि इसमें सीनियरिटी का जो सीनियर जूनियर का है वो फर्क है वो अब पैदा होगा, जो इन्होंने ख़त्म कर दिया था रेगुलर करते वक्त, क्योंकि वहाँ 3-4 साल का जो गैप जिनका था उनको आपने रेगुलर किया 2009 में, तो उनकी सीनियरिटी लिस्ट जब बननी है तो आपने सबको 2009 से शुमार करना है। तो उसमें बहुत सारे जो सीनियर थे वो जूनियर बन गए, क्योंकि सीनियरिटी और लिस्टों में सिर्फ डेट की बजाय और भी कई क्राइटेरियाज हैं उनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से या उनकी एज के हवाले से। तो ये अब बेनिफिट उन लोगों को होगा जो पहले अपॉइंट हुए हैं, उनकी प्रमोशन भी पहले होगी। जबकि इससे पहले, इस फैसला आने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने से बाद में आने वालों से पीछे जा चुके थे। अब यकीनी तौर पर उनकी सर्विस एंड पे प्रोटेक्शन के हवाले से उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं, और पंजाब भर में ये एजुकेटर्स की तादाद 2 लाख से ज़ायद है जिनको ये फ़ायदा होगा। और देखिए ये वाकई 10 साल अगर इनको स्ट्रगल करनी पड़ी है अपना राइट लेने के लिए, 2010 से लेकर ये चल रहे हैं और 2021 में ये फैसला आ रहा है, 10 साल से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है। तो अब इनको गवर्नमेंट को यकीनी तौर पर देखिए, अब पहला फैसला इनके हक में आया 2018 में, 2 साल गवर्नमेंट ने इसको टाल मटोल से काम लिया, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट चली गई ताकि उनको बेनिफिट ना देने पड़े मुलाजमीन को। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके हक में फैसला कर दिया और गवर्नमेंट को कह दिया कि आपने अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखा है लेकिन उन्होंने 9 साल आपको सर्व किया है, आपके स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया है, रिजल्ट दिए हैं, लेकिन आप उनकी अगर 9 साल को शुमार ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए अब मजबूरन गवर्नमेंट को ये इनको मराहत, ये पे प्रोटेक्शन, ये सर्विस प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और यकीन तौर पर तमाम जो पंजाब भर के साजा हैं उनमें बड़ी खुशी की लहर है कि बिल आखिर 10 साल की स्ट्रगल के बाद उनके हक में ये फैसला आया है। और अब देखें इस पर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कब तक करती है। अभी भी बाल गवर्नमेंट के कोर्ट में है, लेकिन हमारे यहाँ ये चलता है ना, फिर दोबारा तौहीन अदालत वाला मामला चला जाएगा अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती। देखिए माजी में अदालतों की वजह से आपके वजीर आजम को भी जाना पड़ा, तो ये मजबूरी अब बन जाएगी गवर्नमेंट की इनकी मुराद देना, इनकी सर्विस और पे प्रोटेक्शन देना, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जो कि हायर अथॉरिटी है पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से, अब उसके ऊपर अपील कहीं नहीं जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट ने इसको मजीद डिले किया तो ये अब तौहीन अदालत का मामला बन जाएगा फिर, तो इसलिए गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ये। अच्छा, ये जो नए आने वाले एजुकेटर्स थे उनके लिए मेरा ख्याल होता है कि 5 साल के बाद उनको परमानेंट करने की इजाजत होती है, 3 साल। इसके मोहसिन साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, अभी जो एक्ट आया था पहले वो 4 साल के बाद था, फिर उसमें एक चीज तब्दीली की गई, अब 3 साल के बाद है वो, 3 साल बाद उनको 3 साल बाद अब ये जो केस जीते हैं, जो नए एजुकेटर्स भी आया करेंगे वो परमानेंट हो जाया करेंगे? जी बिल्कुल, ये अभी एक पॉइंट जो आपने रेज किया है ना, थोड़ा सा इसमें अभी इबहाम है। देखें अब जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है उसमें जो रिटर्न फॉर्म जब आएगा तो फिर ये सारी बातें क्लियर होंगी, क्योंकि ये एक्ट जब से आया है उससे पहले जो लोग रेगुलर हुए हैं उन पे तो वो सारा फैसला लागू होगा, लेकिन जो एक्ट के जरिए रेगुलर होंगे उनका अभी हमें ज़हनी तौर पे हम क्लियर नहीं है। ऐसे ही कोई बात करके लोगों को ऐसे ही वो नहीं देना चाहते, कोई उम्मीद नहीं देना। हाँ, मैं ये बिल्कुल ज़रूरी समझता हूँ। अच्छा, क्लेरिफाई किन लोगों के लिए जिनकी 10 साल सर्विस पूरी हुई है? नहीं, एक्ट से पहले जो लोग रेगुलर हुए वो सारे इसमें शामिल होंगे, उनको तो कंफर्म बेनिफिट इसका मिलेगा। लेकिन वो कितने साल पुराने हैं जो एक्ट से पहले के? वो तो 2000 से लेकर 2012 तक 2014 तक जो लोग भर्ती हुए हैं वो सारे इसमें शामिल। ठीक है। और ये भी बात जैसे अभी जहांगीर साहब कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उस दिन भी एप्लीकेशन दी कि सर इसको अर्जेंट कर दें, अभी हमारी तैयारी नहीं है। तो वो तो मेहरबानी है, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ जैसा आपको, जिन्होंने कहा कि जी इसके लिए 3 साल में अगर आप तैयारी नहीं कर सके तो मजीद आपको कितने साल चाहिए, आज ही बात करें इस पर। अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती तो जैसे जहांगीर ने कहा कि तौहीन अदालत वाला मामला भी चलेगा और हम अपना जो एहतजाज है उसका हक भी महफूज रखते हैं। हम नहीं चाहते एहतजाज करना, सीधी सी बात है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो फिर हमारे साथ सारे लोग खड़े होंगे और मजबूर कर देंगे हम गवर्नमेंट को कि वो इस पे अमल दरामद करें। इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी बना ली है आपने? जी बिल्कुल, हमने ये मीटिंग्स हमारी चल रही हैं और इसके हवाले से हमने एक लाया अमल तैयार कर लिया है कि अगर गवर्नमेंट इससे लैतोलाल का काम लेती है तो हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट को ताकत से मजबूर करेंगे
कोर्ट से मजबूर करेंगे, टेबल टॉक से मजबूर करेंगे कि आप इसको अमल दरामद इस पे करें। मजबूर करने वाले तो इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, लेकिन जी बिल्कुल, मजबूर करने वालों ने मजबूर कर दिया ना जी। पहले ये कहते थे कि देखेंगे कौन इधर ये करता है। चलें जी, हमारी तो दुआ होगी कि आने वाले वक्त में आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल होके एक रोशन मुस्तकबिल जो तमाम आपके साथ उस्ताद मौजूद हैं उनको मिल सके। तो बहुत शुक्रिया मौसम साहब आज के शो में आने के लिए। जहांगीर अशरफ आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आजकल बच्चों के अंदर मिर्गी का तनासुब जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारे बच्चे इसमें मुब्तला हो रहे हैं और इसी के साथ साथ असाबी कमजोरियां भी बच्चों के अंदर बहुत देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके वालिदैन को भी फेस करनी पड़ती है और बच्चों को भी फेस करनी पड़ती है। इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने खास तौर पे दावत दे रखी है। हमारे साथ डॉक्टर इरम जावेद मौजूद होंगी जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन शोबा चाइल्ड न्यूरोलॉजी की जो हैं वो HOD हैं, आपको वेलकम करते हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर उमैर हैं जो कि कंसल्टेंट है और न्यूरो फिजिशियन है, आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। डॉक्टर उमैर की तरफ मैं पहले जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मिर्गी का तनासुब गुज़श्ता 5 सालों की निस्बत अगर देखा जाए हमारे माशरे के अंदर, ख़ास तौर पर फैसलाबाद के अंदर, कितना तनासुब इसका बढ़ा है? देखिए, मिर्गी का तनासुब जो है वो पिछले 5 सालों में हम ये नहीं कह सकते कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं और इन बीमारियों की शरह कम्युनिटी में जो है वो एक जैसी रहती है। लेकिन ये है कि अब चूँकि बच्चों की पैदाइश की जो सहूलियात हैं वो पहले से बेहतर हैं और पैदाइश की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में बच्चों को मिर्गी हो सकती है, तो वो अब चूँकि अब सहूलियात बेहतर होने से कॉम्प्लिकेशंस कम हो रही हैं, तो अब उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उतने केसेस नहीं मिल रहे। ठीक है जी। डॉक्टर इरम जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, जेनेटिक्स का कितना रोल इसमें मौजूद है? आपके वालिदैन से बच्चों में ये डिजीज़ आती है या फिर इसके कोई और सिम्टम्स हैं और वजूहात हैं? जी, जेनेटिक्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो 5% ऑफ द एपिलेप्सी केसेस आर जेनेटिक, और जेनेटिक में इसके मोड ऑफ इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है। कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं और कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। जो रिसेसिव होती है उसमें कज़न मैरिजेस का ज़्यादा रोल है कि अगर कज़न मैरिजेस हो तो फिर आगे नस्लों में ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसका यही है कि कज़न मैरिजेस को अवॉइड करना चाहिए। और इससे हटके अगर देखा जाए 5% तो ये हैं, 95% कौन सी वजूहात हैं उसके हवाले? उसमें भी बाज़ औक़ात तो कोई वजह मालूम ही नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्कअप करा लें, इवन जेनेटिक्स भी करा लें, तो तब भी उसकी वजह मालूम नहीं होती। उसको कहते हैं इडियोपैथिक। और जो दूसरी वजूहात हैं, जो सेकेंडरी वजूहात हैं, उसमें जैसे कि बताया कि पैदाइश के वक्त जो होती हैं पेचीदगियाँ होती हैं उसकी वजह से हो सकती है, गर्दन तोड़ बुखार हो जाए उसकी वजह से हो सकती है, दिमागी चोट की वजह से हो सकती है, दिमागी जो ट्यूमर्स होते हैं उसकी वजह से हो सकती है। मैडम, कहा जाता है इसका इलाज नहीं, लोगों में ये मिसकॉन्सेप्ट पाया जाता है। आप माहिर हैं इस हवाले से, थोड़ा गाइड करें कि इसका इलाज मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल ये काबिल इलाज बीमारी है। 70 से 75% तो ये है कि मुकम्मल 100% क्योर हो जाती है, और जो बाकी 25 से 30% है उसमें कंट्रोल की जा सकती है 1 या 2 दवाइयों से, और बस चंद एक ऐसी होती है जिसमें लाइफ लॉन्ग दवाई देनी पड़ती है। उसकी शरह बहुत कम है जिसमें लाइफ लॉन्ग दवाई देनी पड़ती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर उमैर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, साइंस बहुत तरक्की कर गई है, अब तो इवन ये देखने में आता है कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में ये काम शुरू हो भी गया है कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसका DNA एक्सट्रैक्ट करके ये देख लिया जाता है कि इसमें कौन कौन सी आने वाले वक्त में डिजीज़ हो सकती है। तो उस हिसाब से ये भी कहा जाता है फिर कि उसे कंसीव करना है या नहीं करना। अब यहाँ पे ये सिस्टम अभी राइज नहीं हुआ और उसमें तो ये भी पता चल जाता है कि बच्चा माजूर भी होगा या नहीं होगा। तो ये कितना फ़ायदेमंद है और जदीद साइंस को कितना यूटिलाइज किया जा रहा है हमारे माशरे में? हमारे मुल्क में तो अभी जदीद साइंस के जो टेस्ट हैं, जो जिसको हम जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रिसर्च लैब्स तक महदूद है। ऑब्वियसली हमारे जो वसाइल हैं वो बड़े महदूद हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इवन देन गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि इसको मेडिकल साइंस के अंदर भी इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, और ऑब्वियसली अगर दुनिया में ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी पॉसिबल है कि हम बच्चे की पैदाइश से पहले ही माँ के पेट से अगर एक टिश्यू लें और उस टिश्यू को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए अप्लाई करें तो हमें उस बच्चे की बीमारी के बारे में काफ़ी हद तक पता चल सकता है। लेकिन उसमें कुछ मजहबी इश्यूज़ आ जाते हैं कि आपने अगर एक बच्चा उसमें मुब्तला है तो फिर आप क्या करेंगे।
वेस्ट में तो वो उसको टर्मिनेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे बहुत यहाँ पे सारे कुछ मौजूद एथिकल issues इश्यूज आ जाते हैं, हैं। Exactly. फिर वो बैरियर्स जो हमारे इस्लाम की वजह से हमें सिखाए जाते हैं, Exactly. तो उस बैरियर्स को जो है वो फॉलो करना मजबूरी भी होता है। तो हम उसमें फिर एट दी मोस्ट फैमिली को ये ज़रूर समझा देते हैं कि भाई एक से ज़्यादा बच्चे आपके इस बीमारी में मुब्तला हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बीमारी मरूसी है, और अगर आप कज़न मैरिजेस अवॉइड करेंगे तो बेहतर है कि आपकी जो अगली नस्ल है वो उस बीमारी से बच सके। अच्छा, हर शो के अंदर हम जब भी डॉक्टर्स आते हैं, डिजीजेस की बात हो रही हो, तो कज़न मैरिजेस पे लाजमी तौर पे फोकस किया जाता है। आप क्या देखते हैं कि मौजूदा दौर में जो केसेस आपके सामने आ रहे हैं, कज़न मैरिजेस के गुज़श्ता अदवार से अब तक देखा जाए, कमी कोई आई है या बढ़ा है ये काम? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसमें हमारी जो ओवरऑल सोसाइटी की स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। ओवर द लास्ट 10-20 ईयर जेनेटिक्स में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है कि अब ये चीज़ें जो हैं वो सतह आपसे ऊपर आ रही हैं कि हाँ जी ये भी जेनेटिक्स है, ये भी कज़न मैरिजेस की वजह से है। लेकिन चूँकि हमारा इस्लामिक सोसाइटी और कज़न मैरिजेस जो है वो वेस्ट में भी इतनी नहीं है जितनी हमारे ईस्टर्न साइड पे हैं, अरब कंट्रीज़ में ब्रादरिज्म को जरा प्रमोट किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं ये लाजमी पूछना चाहूँगा, हम फोकस करते हैं हर शो के अंदर, ये बताते हैं कज़न मैरिजेस से अवॉइड करना चाहिए, इससे नुकसान होता क्या है? क्या डीएनए मैच करने की वजह से कोई प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या मसला कहाँ पे आता है, ताकि ऑडियंस को थोड़ी अवेयरनेस हो? देखें, उसमें ये होता है कि एक बीमारी जो है वो एक हेल्दी आदमी के अंदर उसकी जो बीमारी है वो उतनी जाहिर नहीं हो रही होती, वो उस बीमारी का कैरियर होता है। अगर वो एक और कैरियर से शादी कर लेगा, जैसे उसकी कज़न है, उसकी कज़न में भी वो वाला डीएनए मौजूद है जिसमें वो बीमारी जो है वो छुपी हुई है, तो बच्चे में तो जब दो ऑटोमेटिकली कैरियर एक दूसरे से शादी करेंगे तो 25 से 50% जो है वो खतरा होता है कि बच्चा जो है इस बीमारी में मुब्तला होगा। यानी डोमिनेंस आ जाएगी उसमें। इसमें एक रिसेसिव भी हो सकती है, डोमिनेंस भी। तो अगर दो रिसेसिव मिल जाएंगे, दो वीकर सेल मिलेंगे तो फिर एक बच्चा बीमार हो जाएगा। अच्छा, सपोज अगर एक रिसेसिव है और दूसरा नहीं है, तो उससे क्या होगा? उससे जो है वो जो है हेल्दी बेबीज होंगे, उसमें से कुछ कैरियर होंगे, तो वो अगेन अगर वो कैरियर की शादी बाहर हो रही है तो बीमारी उसमें बिल्कुल भी जाहिर नहीं होगी। अच्छा, कहीं ना कहीं जाके तो जो एक कैरियर है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, फिर हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स जो हैं। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं जाके बिल्कुल होता है। और जैसे हमारे बुजुर्ग अक्सर हमें ये आगे से क्रॉस आर्ग्यू करते हैं कि जी हमारी तो सदियों से अज़लों से शादियां हो रही हैं, हमारे तो नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता, तो ये तो पहला बेबी है या दूसरा बेबी है। तो फिर हम समझाते हैं कि ये जस्ट चांसेस हैं, अब चूंकि कुदरत ने आपको एक इशारा दिया तो आप अवॉइड करें। इस्लाम जो है वो बाहर की शादियों की शादी भी देता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और समटाइम न्यू म्यूटेशंस भी हो जाते हैं। डॉक्टर एम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहबा, आप क्या कहेंगे, इसाबी कमजोरियां किस किस तरह की होती हैं, किन किन इकसाम की होती हैं बच्चों के अंदर, और ज्यादातर कॉमन डिजीज कौन सी है जो कि एज अ न्यूरो फिजिशियन आप ट्रीट करती हैं हॉस्पिटल के अंदर? पट्ठों की और असाबी जो बीमारियां बच्चों में वो ज़्यादातर मौरूसी हैं। इसके अलावा एक्वायर्ड भी हैं जो कि पैदाइश के बाद आने वाली मुख्तलिफ चोटों के नतीजे में, या कि जैसे हमारी सोसाइटी में ज़्यादा कॉमन है, टीके का रवाज बहुत कॉमन है कि कोई भी बीमारी बच्चे को नज़ला ज़ुकाम भी है तो फ़ौरन टीका लगवाने पहुंच जाते हैं, और वो टीका अगर किसी अनट्रेंड बंदे से लगवाया जाए तो वो उसकी किसी नर्व में लग सकता है, तो उसकी वजह से वो बच्चा पैरालाइज या फालज का शिकार हो सकता है। यानी अताई डॉक्टरों से बचना चाहिए जो गली मोहल्लों के अंदर मौजूद होते हैं। 3-3 माह की ट्रेनिंग लेने के बाद किसी डॉक्टर के पास एज अ कंपाउंडर जो है वो काम करने के बाद में आके अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। जी जी। और असाबी कमजोरियों से रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारियां मैडम जो कि बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, और उससे नुकसान कौन सा होता है उनको? उसमें उनको कहते हैं न्यूरोपैथीज, ठीक है, और उसमें जो होता है ज़्यादातर मौरूसी होती हैं और कुछ एक्वायर्ड भी होती है, कुछ इन्फेक्शन के नतीजे में भी होती हैं। अच्छा, तो कुछ बच्चे बड़े ढीले ढाले होते हैं, क्लास में उनका ध्यान नहीं लग रहा होता और किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, नर्व्स कमज़ोर होती हैं उनकी, उसकी क्या वजूहत है? वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक कह लें कि बीमारी है, उसको न्यूरो डेवलपमेंटल इशू कहते हैं या बिहेवियरल इशू कहते हैं। वो जो होता है उसके जो कह लें कि डॉक्टर्स तशखीस करने वाले वो भी अलहदा होते हैं, उनको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस कहते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं जिसमें ऑटिज़म है, ADHD है, तो उसका एक प्रॉपर तशखीस का तरीकाकार होता है। वालिदैन से गुफ्तगू करके उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं
उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता है तो फिर उसकी तशखीस की जाती है, उसके साथ उसका इलाज किया जाता है। अच्छा मैडम, मिर्गी कितनी इकसाम की होती है? क्या एक ही किस्म की होती है या इसकी भी बहुत सारी इकसाम नहीं, होती इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और ख़ास तौर पे बच्चों में जो इसकी इकसाम है और जो वजूहात हैं वो बड़ों से मुख्तलिफ है। चलें जी, कौन कौन सी इकसाम है और क्या क्या वजूहात हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये मैं आपसे जानूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आप मुझे आज यहाँ पे बैठा ज़रा देख के परेशान हो रहे होंगे, लेकिन हमारी शेफ़ किंजा जो है वो आज थोड़ी सी क्योंकि लेट हो गई, तो कुछ देर में हमारा किचन का सेगमेंट भी स्टार्ट होगा। लेकिन किचन में जाने से पहले, जो ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू डॉक्टर इम के साथ कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैडम, मिर्गी की इकसाम के हवाले से जो है आप बता रही थी, और कौन कौन सी किस्म को किस किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, कौन सी किस्म सारी उम्र साथ रहती है, किसको किस लाइफ के पार्ट तक ट्रीट करके ठीक किया जा सकता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ज़रा लोगों को दीजिएगा ताकि उन्हें पता चल सके, और सिम्टम्स के हवाले से भी बताइए। जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चों में हर पड़ने वाला दौरा या झटका मिर्गी नहीं होता, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर मिर्गी के दौरे में दौरा या झटका पड़े। ठीक है, उसकी वजाहत मैं इस तरह से करूँगी कि कुछ ऐसे कैफियत होती हैं जैसे कि बच्चे रोते रोते एक सांस में चले जाते हैं, उसके बाद उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती कुछ देर के लिए आरजी तौर पर, तो उनके हाथ पांव मुड़ जाते हैं, तो एक दौरे की कैफियत हो जाती है, लेकिन ये मिर्गी का दौरा नहीं है। इसी तरह से कुछ बच्चों को बुखार के साथ झटके लग जाते हैं, तेज़ बुखार की सूरत में झटके लग जाते हैं ख़ास उम्र में, तो वो भी मिर्गी नहीं होता। इसके अलावा कुछ बच्चे जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जैसे कोई चीज़ ऐसी ख़तरनाक चीज़ देख ली, कोई छुरी देख ली या किसी जानवर को ज़िबा होते हुए देख लिया, तो एकदम से वो बेहोश हो जाते हैं, ये भी मिर्गी नहीं है। इसी तरह कुछ मिर्गी की इकसाम ऐसी हैं कि जिसमें बच्चा सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए साकत हो जाता है, उसकी आंखें ठहर जाती हैं, वो गुम हो जाता है, और लेकिन उसको कोई जिस्म नहीं अकड़ता, कोई मुंह से झाग नहीं आती, कोई दौरा नहीं पड़ता, तो इसको ये अमूमी तौर पर ये इग्नोर हो जाते हैं। होती ये मिर्गी है, काबिल इलाज है, लेकिन ये इग्नोर हो जाती क्योंकि लोग इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि इनका इलाज किस तरह से किया जाता है, क्या मेडिकेशन दी जाती हैं, इनमें से कौन सी इकसाम है जो देर बाद जाके ठीक होती हैं, कौन पहले होती है? जी, यही मैं कहना चाहूँगी कि इसका जो तशखीस है वो कोई चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर बच्चे वालिदैन को हम ये कहते हैं कि उसकी वीडियो बना लें, उसकी कुछ ऐसी मखसूस जो हरकत होती हैं, सकनात होती हैं, जिसको एक माहिर डॉक्टर ही तशखीस कर सकता है कि हाँ ये मिर्गी का दौरा है। और हर झटके को तशखीस करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ख़ास दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो ख़ास झटकों में ही दी जाए तो वो इलाज उसका होता है। अगर वो दवाई किसी और झटके में दी जाए किसी और किस्म के, तो वो उसको बजाय इसके कि उसको इलाज करे, वो उसको और ज़्यादा मज़ीद बिगाड़ देती है। बिल्कुल, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। सबसे डेंजरस टाइप कौन सी है मिर्गी? डेंजरस टाइप तो ये है कि जो बच्चों को सोते हुए में झटके लगते हैं, तो वो आमतौर पर बेजर किस्म के होते हैं कि उसमें ये होता है कि कोई इंजरी का चांस नहीं होता। ये जानलेवा मर्ज भी है मैडम? जानलेवा हो सकता है कि इसके नतीजे में होने वाली जो चोट है, या अगर लंबा दौरा पड़ जाए तो ये होता है कि उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। ठीक है, डॉक्टर उमैर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करने से पहले मैं किचन में जाना चाहूँगा क्योंकि किंजा आ चुकी हैं, और किचन में चलते हैं, देखते हैं कि आज किंजा जो है वो क्या बना रही हैं। शेफ, पहले तो ये बताएं कि आज आप लेट क्यों हुए? हमारा किचन का सेगमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब कुछ इस तरह से हुआ, बहुत सारी ऑडियंस हमें हमारा वेट कर रही होती है कि आज क्या नई डिश जो है हनान और किंजा तैयार करेंगे, उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी वजह से आज थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं सर, मिस नहीं होगा ये इंशाल्लाह, बस थोड़ी लेट हो गई, कुछ वजह थी इस वजह से थोड़ा लेट हो गई। मुझे लगता है आज देर से उठी आप, लेकिन देखते हैं कि आज क्या बना रही हैं आप। आज मैं चिकन बारबेक्यू बना रही हूँ, राइस, चिकन बारबेक्यू राइस बनाऊंगी। चिकन बारबेक्यू राइस तैयार किए जाएंगे, उसकी रेसिपी क्या होगी जल्दी जल्दी बता दें। अच्छा, चिकन मैरिनेशन मैं करूंगी। चिकन मैंने लिया है बोनलेस लिया है, 500 ग्राम चिकन लिया है, उसमें मैं योगर्ट ऐड करूंगी, हाफ कप योगर्ट ऐड करना है, और तंदूरी मसाला आता है, आप कोई भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ले रहे हैं, उसको 2 टेबलस्पून डालना है, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दें, बेटर है। नहीं तो आप फौरन बनाना है तो 2 घंटा पहले। ठीक है, मतलब 2 घंटे पहले
आप बना सकते हैं उसको। बना सकते हैं। ठीक है। फिर और इसके साथ साथ इसकी रेसिपी क्या होगी, इंग्रेडिएंट क्या क्या? फिर इसकी सॉस बनेगी। सॉस में मेरे पास मेयोनीज है। मेयोनीज मैं ऐड करूंगी, तकरीबन हाफ कप मेयोनीज है। 2 टेबलस्पून मैं टोमेटो केचप ऐड करूंगी उसमें। साथ में थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करूंगी। मेरे पास रेड चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर 1 टीस्पून मैं ऐड करके इसकी सॉस बना लूंगी। देन इसका एक और स्टेप है जिसमें वेजिटेबल्स जाती हैं। मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, कैबेज है, हाफ कैबेज लिया है मैंने, हाफ कैप्सिकम लिया है और अनियन है। वेजीज भी यहाँ पे जनाब मौजूद है, आप देख सकते हैं। और कैरेट्स हैं। ये इसको मैं जूलियन कट करूंगी और सबसे पहले मैं ऑयल गरम करूंगी, उसमें मैं जिंजर गार्लिक चॉप डालूंगी, उसको मैं हल्का सा ब्राउन करूंगी। देन ये जब सारी जूलियन कटिंग हो जाएगी, इसको हल्का सा स्टर फ्राई करके उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के इसको स्टर फ्राई करूंगी। फिर इसकी असेंबलिंग करनी है। बोल लेना है आपने, राइस लेना है, प्लेन राइस लेना है, उसमें आपने तड़का लगाना है गार्लिक का और जो रेड जो क्रश चिलीज होती है रेड, उसको आपने हल्का सा घी में सौते करके उसको हल्की सी ब्राउन हो जाए वो आपने राइस के ऊपर डालना है। फिर आपने वेजिटेबल्स जो सौते की होंगी वो डालनी है। देन चिकन ऐड करके वो आपकी ऊपर सॉस डालनी है और आपका रेडी बना देना है जनाब। बहुत खूब। और मुझे ये बनाया कि इसे आज बनाएंगे किसमें? गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसको जनाब गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसे बनाया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगे लेकिन आपकी सेहत के साथ साथ, तो बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? सबसे पहले मैं कटिंग कर लूंगी। मेरा जरा चिकन थोड़ा सा हो जाए फिर मैं ठीक है जनाब। कटिंग जो है वो की जाएगी और वेजीज की कटिंग करने के बाद क्या प्रोसेस होगा यहाँ पे किंजा? इसको मैं स्टर फ्राई कर लूंगी सामने ही आपके। इसके जूलियन कट करना है मुझे। ठीक है, जूलियन कट करना है। और जूलियन कट किस तरह से किया जाता है किंजा, वो भी आप बताइएगा। जी, इससे मैंने कैप्सिकम लिया है। कैप्सिकम को मैंने इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों साइड्स को कट कर दिया, बीच से कट किया। अब इसको मैं, इसका जो अंदर के सीड्स हैं वो मैं इसको रिमूव कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, सीड्स को टेस्ट की वजह से रिमूव किया जाता है? जी, ये थोड़े बिटर होते हैं इस वजह से। लेकिन कुछ को बिटर चीजें पसंद होती है ना, वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ना उसकी खूबसूरती खराब कर देता है इस वजह से। जूलियन कट भी इसीलिए किया जाता है जरा लुक अट्रैक्टिव लगे। प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत काउंट करती है इन चीजों की। जब तक खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है उसको खाने को भी मन नहीं करता। टेस्ट भी अच्छा हो, हमारी कोशिश होती है प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन हमारी जो देख रही होती है उनके घरों पे जब कोई मेहमान आता है तो हमारी कोशिश होती है कि उनको बताया जाए कि किस तरह से आप बनने वाली डिश को अच्छे से प्रेजेंट करके मेहमानों के आगे रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहमान जो है वो उंगलियां चाटते रह जाएं और आपकी डिश की खूब तारीफ करें, तो उसके लिए आप हमारी रेसिपीज जनाब रोजाना की बुनियाद पे देखें, ताकि आपको नई से नई डिशेस बनानी आए। और जहां पे 4-5 डिशेस बनाते हैं 8-10 बनाया करें जनाब मेहमानों के लिए। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और रहमत को कभी भी झुटलाया नहीं जाता। तो आज जो हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं उसके लिए आप देख सकते हैं कि कैप्सिकम जो है उसकी जूलियन कट कर लिया गया है। अब कैबेज जो है उसको भी कट किया जाए। चॉप करना है इसको, हमें बिल्कुल ज्यादा मोटा नहीं रखना। ठीक है, फाइन चॉप करेंगे इसे। जी ठीक है, तो फाइन चॉप करना है। और सिर्फ ऐसे भी कहते हैं कि सबसे पहले जो डिश खाई जाती है ना वो आंखों से खाई जाती है। इसकी प्रेजेंटेशन वो सब इतना अच्छा होना चाहिए कि पहले ही बंदा बोले कि हाँ, देखते ही पेट भर जाए। अच्छा, देखते पेट भर जाएगा तो किंजा खाएंगे किस तरह? वो देखते देखते ही वो दिल वो हो जाता है ना कि आप दिल मचलने लग जाता है, मुंह में पानी की नदियां बहने शुरू हो जाती हैं। तो इससे ये होता है कि आपके मूड स्विंग्स भी बड़े डिपेंड करते हैं अच्छे खाने के साथ। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो उससे आपका मूड भी खुशगवार होता है। तो खुशगवार मूड के लिए आपको जनाब चाहिए कि जबरदस्त से खाने जो है वो अपने घर पे बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को और आने वाले मेहमानों को भी खिलाएं, ताकि आपका मूड भी खुशगवार हो और दिन अच्छा गुजरे। तो जनाब किंजा आप रेडी करें चीजें, उतनी देर हमारे जो आज के गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर इरम और डॉक्टर उमैर, उनसे गुफ्तगू करेंगे हम मजीद, और उनसे बच्चों के जो न्यूरो फिजिशियन के हवाले से जो डिजीजेज हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर उमैर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, खाना पहले आप बताएं ना, आपको कितना पसंद है और कौन कौन सी डिशेस पसंद है?
मैं कॉन्टिनेंटल जो डिशेज हैं वो पसंद करता हूँ। नेम वन विच इज योर मोस्ट फेवरेट। मेरी वाइफ सारे खाने बहुत अच्छे बनाती है। आपकी वाइफ सारे खाने, ये तो आपका डर बोल रहा था ना, लेकिन नहीं, आपको क्या honestly पसंद है मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। मुझे खाने में मटन पसंद है। मटन पसंद है। और मैडम आपको क्या पसंद है खाने में? राइस ज़्यादा। राइस ज्यादा पसंद है। तो जनाब आज हम राइस बना रहे हैं, आपको टेस्ट भी करवाएंगे। तो घर के अंदर ज्यादा दबदबा वैसे किसका रहता है डॉक्टर साहब, बीवी का या हस्बैंड का? मैं आप डर क्यों रहे हैं जवाब देते हुए, क्या बात है जनाब? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये कह के आप अपनी बचत कर रहे हैं थोड़ी सी, मुझे क्या लग रहा है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी घर की डॉक्टर वो है, घर की वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। यानी घर पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे वही उन्होंने ही परफॉर्म करने होते हैं। मैडम आपकी भी ये सूरत हाल है, आपके हस्बैंड भी डरते हैं आपसे? नहीं, मैं डरती हूँ उनसे। आप डरते हैं? अच्छा, ये टीवी पे आके आप मतलब वाइफ की कोशिश होती है हस्बैंड को जरा अच्छे से ट्रीट किया जाए ताकि वो नाराज ना हो जाए, हस्बैंड की कोशिश होती है वाइफ को करे, ये चक्कर क्या है वैसे हकीकत? लेकिन जो देखने को मिलती है घर में डोमिनेंस खवातीन की ही होती है। आप एग्री करेंगे मैडम इससे? एक्चुअली जो मैं अपना बताऊंगी कि मैं एज ए वर्किंग लेडी जो है होता है कि वो ये उसका ये होता है कि बैलेंस करे, मतलब अपनी होम लाइफ को भी अपनी वर्क प्लेस को भी। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी तरफ से मेरा घर इग्नोर ना हो। तो मतलब जो हस्बैंड की जो भी फरमाइश है खाने में या वैसे भी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो पूरी करूं। मैडम आप पॉजिटिव चेहरा है हमारे माशरे का कि एक खातून जो कि अपना जॉब भी परफॉर्म कर रही है एक अच्छे शोबे में, फिर बच्चों को संभालना, घर को संभालना, घर के मामलात को देखना, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी जो है वो काउंट होती है ऐसी खवातीन की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मेरा ख्याल हस्बैंड आपके काफ़ी खुश होंगे इस चीज़ से कि घर भी इग्नोर नहीं होता, लेकिन अपना पैशन, अपना जॉब, अपना प्रोफाइल जो है वो भी अच्छे से जो है वो संभाल रही है। खुश तो होंगे काफ़ी। वैसे आप प्यार से क्या बना के खिलाती हैं उनको? उनको भी राइस ही पसंद है तो इसलिए राइस ही आप खुद अपने हाथों से बना के खिलाती हैं, तारीफ करते हैं? या बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं ना डॉक्टर साहब, शायद आपको भी शुरू पे जब उनको खाना नहीं बनाना आता, इसके बावजूद मजबूरी होती है कि तारीफ ही करनी है जनाब, ये नहीं कहना कि नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है। लेकिन दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप जो कि कुदरत ने डेवलप की है कि मियाँ बीवी दोनों एक जो है इन्होंने सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहना होता है और दोनों एक दूसरे के साथ जब इस तरह सलूक डेवलप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून अंदाज में गुजरती है। बिल्कुल जी, इस पुरसुकून जिंदगी के हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर उमैर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। डॉक्टर साहब, न्यूरॉन्स या नर्व्स के सिकुड़ने से भी तो बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें बादकात लोग पैरालाइज भी हो जाते हैं। इस तरह की डिजीजेज भी तो सामने बच्चों में बहुत सारी आती हैं, कौन कौन सी हैं, उनका इलाज किस तरह से होता है? देखिए, न्यूरॉन्स के टूटने से तो बहुत सारी जेनेटिक भी हैं, बहुत सारी एक्वायर्ड भी हैं। जैसे एक GBS एक बीमारी है, वो भी न्यूरॉन्स की होती है कि एक बच्चा जिसको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है, गला ख़राब हुआ है, पोटियाँ हुई हैं और उसके हफ्ते 10 दिन बाद अचानक उसकी टांगें पैरालाइज हो जाती हैं। इसी तरह जो पोलियो का वायरस है वो भी न्यूरॉन्स को डायरेक्ट जाके अफेक्ट करता है और वो भी जो है वो बच्चे में पैरालिसिस कर सकता है। अगर ब्रेन के न्यूरॉन्स अफेक्ट हों तो उसकी वजह से बच्चों में एपिलेप्सी भी हो सकती है। अच्छा, अभी भी डॉक्टर साहब ये पोलियो के खतरे के हवाले से बहुत सारे माएँ जो हैं उस तरह से एहतियात नहीं बरतती जिस तरह से उनको बरतनी चाहिए। पोलियो के खतरे पिलाने आते हैं तो वो इसे समझते हैं जैसे पता नहीं क्या पिला रहे हैं इनको, ये वो। इस हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस देना लोगों को, और बच्चों के जो इंजेक्शंस लगते हैं मतलब पैदा होने के बाद इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह करें। देखें, ये इनकी जो अहमियत है वो मैं आपको इस बात से उजागर करना चाहूँगा कि एक ये बीमारी है कि बच्चों को खसरा जो है, खसरे के हिफाजती टीके जो हैं वो लगते हैं और उससे बच्चों में खसरा जो है वो बचाया जा सकता है। अगर एक बच्चे को अनफॉर्चुनेटली आज खसरा हो गया और 5 से 6 साल के बाद उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि उनमें खसरे का जरासीम दिमाग में दोबारा एक्टिव होता है, उसी पुरानी इन्फेक्शन वाला जरासीम, और उस बच्चे को चंद महीनों में बिल्कुल ज़हनी तौर पे पैरालाइज कर लेते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं SSPE। इस बीमारी की अब कोई इलाज नहीं है क्योंकि वेस्ट में जो इलाज नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त है वो तो वेस्ट में हो रही है। वहाँ की दुनिया में खसरा और खसरे की वैक्सीन उन्होंने अपने बच्चों को लगाना ख़त्म कर दी है, उन्होंने इस बीमारी को ही ख़त्म कर दी है।
तो अब इस बीमारी का इलाज नहीं आएगा। तो अगर हम इन बीमारियों को पाकिस्तान में अभी भी ख़त्म ना कर पाए तो और वहाँ से वैक्सीन बनना भी बंद होगी तो फिर तो पोलियो के यहाँ पे बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो हिफाजती टीके हैं ये हमारी ही सेफ्टी के लिए हैं और ये हमें अपने बच्चों को खुद लगवाने चाहिए। बल्कि हम तो वालिदैन को कहते हैं कि आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्लिनिक पे जाके नहीं लगवाने, हम अपने बच्चों को अभी सरकारी हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाते हैं और आप भी अपने बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल से हिफाजती टीके बिल्कुल इन टाइम लगवाए थे। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आके कहते हैं डॉक्टर साहब हिफाजती टीके तो लगवाने थे लेकिन वो टीम आई नहीं हमारे घर। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप आज अपने बच्चे के इलाज के लिए मेरे पास चल के आए हो तो आप अपने बच्चे को हिफाजती टीका लगवाने क्यों नहीं चल के जाते? बेशक बेशक बेशक। तो ये बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल टाइफाइड का भी पिछले दिनों डॉक्टर बिलार और मुश्ताक सिप्रा साहब भी हमारे पास आए थे, टाइफाइड के हवाले से बता रहे थे कि वैक्सीनेशन उसकी स्टार्ट कर दी गई है, बच्चों में बड़ी कॉमन हो रही है ये डिजीज, इस हवाले से भी बताएं। ये हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत एहसन इकदाम है। ये टाइफाइड का जो बीमारी है ये पिछले कई सालों में इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसमें जो ज़्यादा परेशान कुन बात है कि टाइफाइड का अब वो वाला जरसूमा हमारे सोसाइटी में है जो आम एंटीबायोटिक्स को बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होता, रेजिस्टेंट होता चला जा रहा है। रेजिस्टेंट होता जा रहा है। उसमें फिर बच्चे को एडमिट करना पड़ता है, डेली 5 से 10 हज़ार की उसको मेडिसिन लगेगी, 10 दिन के लिए लगेगी। तो वालिदैन के लिए भी बहुत ज़्यादा महंगा इलाज होगा और ऑब्वियसली हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर भी बर्डन होगा। तो ये आप और मैं आपको बताऊं कि ये वैक्सीन कुछ सस्ती नहीं है जो गवर्नमेंट लगा रही है, ये अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की वैक्सीन है, ये ज़रूर हमें अपने बच्चों को लगानी चाहिए। अगर इसकी एक ही अमाउंट क्या है, मतलब अगर बाहर से परचेज करें ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि गवर्नमेंट कितना अच्छा एक दाम। ये 1500 से 2000 की वैक्सीन है जो हमारे बच्चों को गवर्नमेंट लगा रही है, तो हमें बिल्कुल लगवानी चाहिए अपने बच्चों को। अच्छा, डॉक्टर एम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, ये फालिज जो होता है बच्चों के अंदर भी कॉमन पाया जाता है और किन किन वजूहात की बुनियाद पे होता है? जी बिल्कुल, ये बच्चों में पाया जाता है और अगेन इसकी वही जो वजूहात है बच्चों में मुख्तलिफ है और बड़ों में मुख्तलिफ है। बड़ों में ज़्यादातर ये होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से होता है, लेकिन बच्चों में ये होता है कि या तो जो होती है खून की शरेयान जो होती है, दिमागी शरेयान, वो जो होती है कुदरती तौर पर तंग होती है और या फिर वो ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर खून गाढ़ा होने की वजह से वो अचानक बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से फालिज हो सकता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कई बच्चों में लकवा भी हो जाता है बाद, बिल्कुल हो जाता है। वो किन बेसिस पे होता है, क्या वजूहात होती हैं? उसकी मुख्तलिफ वजूहात है, उसमें ज़्यादा कॉमन तो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जो कान के इन्फेक्शन है, क्योंकि वो जो नर्व है उसका रास्ता ऐसा है कि वो कान के अंदर से भी गुजरती है, तो जब कान का इन्फेक्शन होता है तो वो उस नर्व को, फेशियल नर्व उसको कहते हैं, उसको डैमेज करती है, तो उसकी वजह से वो लकवे का शिकार हो सकता है। स्टीरॉइड से ट्रीट किया जाता है उनको, किस तरह से? जी, उससे स्टीरॉइड से भी ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा फेस के जो मसल्स होते हैं उनकी फिजियोथेरेपी की जाती है, उससे इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा टाइमली इलाज हो तो इसके आउटकम इसका बेहतर है, अगर लेट कर दिया जाए तो फिर उतना ज्यादा फायदा नहीं है। बाज बच्चों में मैडम ब्रेन ग्रोथ बड़ी डैमेज होती है और उस तरह से ब्रेन ग्रो नहीं कर पाता, उसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, न्यूट्रिशन नहीं आप ठीक तरीके से ले पा रहे, या इसके अलावा और भी वजूहात हो सकती हैं। वो क्या क्या वजूहात होती हैं और उनको रिकवर किस तरह से किया जा सकता है? किन चीज़ों पे फोकस माओ को अपने बच्चों के हवाले से करना चाहिए ताकि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो सके? बिल्कुल, ये सफ़र शुरू होता है हमल के दौरान से, ठीक है। अगर माँ की न्यूट्रिशन हमल के दौरान अच्छी होगी, माँ की जहनी सेहत भी अच्छी होगी और वैसे भी जिस्मानी सेहत भी अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो परवरिश पाने वाला बच्चा भी जहनी तौर पे ठीक होगा। इसके अलावा जो जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के वक्त होने वाली अगर पेचीदगियों को बर वक्त उसकी तशखीस इलाज किया जाए तो बाद अज़ा होने वाली दिमागी माजूरी से बचा जा सकता है। दिमागी माजूरी से बचा जा सकता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर उमैर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, डाइट के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे माओं को कि बच्चों को किस तरह की डाइट देनी चाहिए, उसमें प्रोटीन कंटेंट क्या होना चाहिए या दीगर चीज़ें किस तरह से वो शामिल करें, और ऑर्गेनिक सोर्स क्या क्या ले सकती हैं वो, ताकि उनके बच्चों की डेवलपमेंट पे कोई असर ना पड़े? देखें, पहली बात तो ये कि हमारे माशरे में आजकल जो एक बहुत नेगेटिव ट्रेंड है कि माएँ अपने हाथ से बना के बच्चे को कुछ कम देती हैं, बाजार की चीज़ों पे बच्चे को प्रोसेस्ड फूड। बच्चा क्या है, हम जब पूछते हैं कि बच्चा क्या ले रहा है, या तो वो सिर्फ दूध ले रहा होता है और कुछ नहीं ले रहा होता, उसके अलावा उनको वो क्या देती हैं, बेकरी की चीज़, जी बिस्किट ले रहा है, केक ले रहा है, रस ले रहा है, बच्चा बाजार से स्लांटी खाता है लेकिन माँ कुछ नहीं देती। तो ये चीज़ें
यहाँ से स्टार्ट होती हैं और आगे जाके बच्चा फिर होटलिंग और उन चीज़ों पे बहुत सारी मुज़र सेहत अशिया जो है उनको यूज़ करना शुरू कर देता है। तो ये जब माँ शुरू से ही बच्चे की डाइटरी हैबिट्स नहीं बनाएगी तो बच्चे की जहनी और जिस्मानी ग्रोथ जो है वो मुतासर होगी। तो आप बच्चे को आप घर में हर चीज़ बना के दें, राइस, रोटी, चावल, उसमें आपके पास जो भी आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं उसके लिहाज से आप उसको दे सकते हैं। गोश्त दे दें, उसको अंडा दे दें, उसको फल दें। फलों के इस्तेमाल का रुझान हमारे माशरे में बहुत कम है, हम लोग आमतौर पे कम यूज़ करते हैं। तो बच्चे को आप हर किस्म की डाइट दें, इसमें आप सिर्फ ये ना करें कि हमने उसको दूध देना है और दैट्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि माँ अगर बच्चे को किस करे तो उससे तो उतने सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होते जितना जुबान पे रखी कोई टेस्ट वाली चीज़ हो या खाने की चीज़ हो, उससे जो जुबान से जो टेस्ट बर्ड्स डेवलप होते हैं, जो न्यूरॉन्स को सिग्नल्स देते हैं, वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। तो खाने का बड़ा अमल दखल होता है और ये मूड स्विंग्स को भी चेंज कर सकता है। खाने का जो अमल दखल है, अगर आप पसंदीदा खाना खा रहे हैं तो उससे आपका मूड भी स्विंग करता है, चेंज होता है। तो ये बच्चों को मूड स्विंग्स से मतलब बेहतर मूड स्विंग्स देने के लिए कौन कौन सी डाइट देनी चाहिए जिससे वो बेहतर फील करें? उसमें आयरन कंटेनिंग जो बच्चे की डाइट है वो हमें ज़्यादा देनी चाहिए। हमारे अक्सर बच्चे आयरन डेफिशिएंट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उनमें खून जो है बच्चों में फिर खून की कमी, हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। तो अंडे में आयरन होता है, अंडे की खास तौर पर उसकी जर्दी में। देन उसमें जो है ये आपके जो गोश्त है, कलेजी है, सेब जो है वो बच्चे को डेली एक आप यूज़ करवाएं। उसके अलावा जो है राइस ये ज़्यादा देने चाहिए, आलू में बहुत ज़्यादा है। तो आयरन कंटेनिंग डाइट्स बच्चे की देनी चाहिए ज़्यादा। डॉक्टर साहब, कहा जाता है डोपामिन अगर रिलीज हो बॉडी में तो उससे खुशी काफ़ी महसूस होती है और एड्रीनालिन हो तो उससे ज़रा पुरजोश हो जाता है बंदा। इन दोनों को करवाने के लिए इंसान करे तो करे क्या? इसमें देखें, आप अपने लाइफस्टाइल अगर इसको हेल्दी रखेंगे तो आप एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन से आप बचे रहेंगे। तो आपके ये दोनों जो हार्मोन्स हैं इनका लेवल जो है वो आपके जिस्म में बरकरार रहेगा। सिंपल ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं तो आप थोड़ा सा स्टॉप, रुक जाएं और लंबे सांस लें, आपका लेवल एक दफ़ा फिर स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन नहीं मेडिटेशन का भी अमल है। तो उसमें अगर आप मॉर्निंग वॉक करें। अच्छा, ये भी बच्चों के हवाले से थोड़ा सा आज लाजमी बताएं आप डॉक्टर साहब कि बच्चे आजकल टैब पे बहुत खेलते हैं, उससे आइज़ पे और दीगर चीज़ों पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बाहर गली में जाके उस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करते, उसके लिए आखिरी पैगाम आप क्या देंगे? देखें, ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ही पेरेंट्स इस प्रॉब्लम में जो है वो पड़े हुए हैं। अब मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये छोड़ता नहीं है, हम क्या करें? तो मैं दो बातें कहता हूँ कि इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लाओगे तो ये इसको छोड़ेगा। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट नहीं करते। बच्चे पहले उसको कोई बैट बॉल, फुटबॉल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब तक ऐसी एक्टिविटीज हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, वो बच्चा कभी भी नहीं बाहर की तरफ जाएगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर साहब आज के शो में आपका आने के लिए। डॉक्टर एम साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। आज की डिश भी हमारी तैयार है। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, करशी सेहत के सफर के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में आपका मेजबान हन्नान बुखारी हाजिर है। नाज़रीन, बदलते मौसम के साथ गले की खराश सेहत के अमूमी मसाइलों में से एक है जो कि बच्चे और बड़े दोनों के अंदर पाए जाते हैं और दोनों इससे परेशान नजर आते हैं। और ख़ास तौर पे निज़ाम तनफ़ुस की बात की जाए तो ये उसको भी अपनी लपेट में लेके सेहत जो है उसको काफ़ी डिस्टर्ब करती है। यही नहीं बल्कि अगर आपकी शख्सियत और आपकी सेहत हसास है तो हसास लोगों के अंदर ये नाक को बंद करना, नज़ला, ज़ुकाम और सर दर्द जैसी कई बीमारियां जो है उसको ट्रिगर कर देती है। तो इसी मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ हकीम मोहम्मद नईम साहब मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हकीम साहब, क्या कहेंगे, मौसमी तब्दीलियों के अलावा कौन कौन से ऐसे इनासर हैं जो कि गले की खराश का सबब बनते हैं? गले की खराश में सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो अफराद मिट्टी में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूर तबका लोग, ये ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और बहुत ज़्यादा मौसम की तब्दीली की वजह से, डस्ट की वजह से ये मामला ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और कौन कौन से मसाइल हैं जो कि इसका सबब बन सकते हैं? और इसकी वजूहात ये हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना, चीखना, इसकी वजह से तेज़ नमक मिर्च मसाला इस्तेमाल करना,
और बहुत ज्यादा ठंडा गर्म इस्तेमाल करना, ये इसकी क्योंकि वजह। केमिकल्स मौजूद होते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर आजकल, उनकी वजह से भी गला खराब होने के चांसेस मौजूद होते हैं। लेकिन यहां पे ऑडियंस को एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि इस चीज को मद्देनजर रखें कि इसका बर वक्त इलाज जो है वो बहुत जरूरी है। अगर बर वक्त इलाज नहीं करवाया जाता तो उससे मसाइल मजीद संगीन हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो मसाइल को संगीन बनाने से पहले ही इलाज करवा लेना चाहिए। निजाम तनफ्फुस के हवाले से क्या कहेंगे, वो किस किस्म की नौयत इख्तियार कर लेता है? जब ये गले की खराश मजीद बढ़ जाती है, इन्फेक्शन ज्यादा होती है, तो गले की अंदर जो झिल्लियां हैं वो वर्म की कैफियत में आ जाती हैं और साथ साथ निजाम तनफ्फुस को अपनी लपेट में ले लेती हैं, जिसकी वजह से निमोनिया, शदीद खांसी, खुशक खांसी, बलगम, खरखराहट पैदा होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि गला बंद हो जाता है और जितने भी गले के दो गदूद हैं वो गदूद स्वेलिंग में आन के, यानी कि वर्म पैदा हो जाए तो गला बंद हो जाता है, जिसे हम टॉन्सिस वगैरह कहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहां पे ये भी बताएं कि लोग मुस्तनद मौलज जो है उसके पास ना जाने की वजह से भी तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। जी जी, उसके हवाले से क्या कहेंगे? असल में ज्यादातर कोशिश ये होती है कि गला खराब हो गया, कुछ आम, यानी कि जैसे कि किसी ने बताया को टोटका वगैरह इस्तेमाल कर लिया, किसी किस्म की कोई चीज इस्तेमाल कर ली, जिसकी वजह से ये मामला बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसके मुताबिक अगर दवाई इस्तेमाल की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हकीम साहब, चंद काबिले जिक्र लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी बीमारियां जो है उस हवाले से भी आगाह करें। ज्यादातर तो यही है कि निमोनिया की शिकायत, ठीक है ना, और गले का बंद हो जाना, यानी पूरा अपना टॉन्सिस वगैरह पैदा हो जाते हैं, ये ज्यादा अमूमन है, ये अमूमी तौर पे पाई जाती हैं और मोस्ट कॉमन डिजीजेज यही है, लेकिन इनसे बचना चाहिए। जी, बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी क्या होंगी वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि इन अमराज से अगर बचना हो, आसान तरीका क्या होना चाहिए? आसान तरीका तो सबसे बेहतर यही है कि पानी 1 कप गर्म करें, उसको इस्तेमाल करें, यानी गरारे करें। गरारे करने से ये है कि आपको इससे काफी बचत होगी। यहाँ पानी के अंदर ये भी टोटका बताया जाता है कि गर्म पानी में नमक डाल दिया जाए। जी, नमक डालकर उसे इस्तेमाल करें, यानी गरारे वगैरह करें। और अगर ज्यादा हो सके, नाक बंद है, तो पानी को गर्म करते वक्त उसके अंदर चंद पत्ते पुदीने के डालकर उसकी स्टीम लें, यानी भाफ लें उसकी, यानी कि तौलिया ऊपर डालकर, और उसकी भाफ लेने से भी यानी गले की खराश और नज़ला ज़ुकाम, हर्बल मेडिसिन के हवाले से भी थोड़ा बताएं ना कि उसका इस्तेमाल जो है। ज्यादा इस्तेमाल तो यही है कि भाफ करें पुदीने के पत्तों के साथ, पुदीनों के पत्तों के साथ, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कि आपकी सेहत को बेहतर करने में मदद फराहम करती हैं। अच्छा हकीम नईम साहब, गले की खराश की वजूहात क्या है? वजूहात के हवाले से भी आगाह करें। हनान भाई, वजूहात ये हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करना, और बहुत ज़्यादा तुर्श अशिया का इस्तेमाल करना, इसी तरह बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ का इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करना, सिगरेट नोशी, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस भी तो इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल, ये इनके अंदर मौजूद हैं। और साथ ये है कि जैसे गर्दो गुबार और मौसम के अंदर जैसे स्मोक का ज्यादा होना, ये सब इसी की वजूहात हैं। बहुत ज्यादा चलाना, दीगर अनासर मजीद जो गले की खराश में इजाफे का सबब बनते हैं, उस हवाले से भी आगाह करें। जो गले की खराश जैसे मीठे का ज्यादा इस्तेमाल, वो बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको बताया कि हवा के अंदर जो जितने भी मौसमी तब्दीली के बाद असरात हैं वो ज्यादा इसमें असरदार होते हैं। ठीक है, तो हकीम नईम साहब इसकी अलामात के हवाले से भी आगाह करें ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि वो क्या अलामात है जिसके बाद आपको पता चल सके कि गले में जो खराश हो रही है ये किस नौयत की है, ठीक है ना, और इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। अलामात के हवाले से अलामात इस तरह है कि गले के अंदर हल्की हल्की खारिश महसूस होती है, खारिश के बाद खरखराहट महसूस होना शुरू हो जाती है। वो बाजुकात सांस ले रहे हो ना, सांस तो लेते वक्त भी खरखराहट जो है, खरखराहट शुरू होती है। और साथ साथ बाजुकात बात करते वक्त, किसी से बात कर रहे हैं उस वक्त खरखराहट होती है। आम औकात में भी खरखराहट महसूस रहती है। ये तो आम इलामतें हैं। अगर ये बढ़ जाएं तो फिर गले में खराश होना शुरू हो जाएगी, खांसी का जोर ज्यादा होगा, खुशक खांसी आएगी, और क्या कहते हैं बोलते वक्त गला बंद होना शुरू हो जाएगा, आवाज चेंज हो जाएगी। अच्छा हकीम नईम साहब, एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी बताएं ना, गले की खराश से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? एहतियाती तदाबीर ये है कि सबसे पहले कि आप तो
जो ग़िज़ा है वो मुतवाज़न इस्तेमाल करें, ठीक है। मौसम के मुताबिक कपड़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। सिगरेट नोशी कम करें, गर्दो गुबार में मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो किसी चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ से आप परहेज़ करें। अच्छा, इसका आसान घरेलू इलाज क्या हो सकता है? ग़िज़ा में कोई तब्दीली करनी चाहिए? हाँ, बेशक, क्यों नहीं, क्योंकि अगर ये मामला शुरू हो गए हैं तो बेहतर है कि अपनी ग़िज़ा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, जैसे कद्दू टिंडे वगैरह इस्तेमाल करें, और नमकियात वगैरह कम इस्तेमाल करें, दही वगैरह इस्तेमाल ना करें, लस्सी वगैरह इस्तेमाल ना करें, ये बेहतर। हकीम नईम साहब, घरेलू टोटकों के हवाले से भी बताएं। कुछ देर पहले आपसे इस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही थी, तो मैं चाहता हूं कि अवाम को ब्रीफली डिस्कस करके बताएं कि घर में मौजूद कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां या चीज़ें मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से उनके सेहत पे मुस्बत असरात पड़ सकते हैं, और जैसा कि पुदीना, हल्दी या दीगर चीज़ें, मैं जानना चाहूँगा वो कौन कौन सी घरेलू किचन के अंदर मौजूद चीज़ें। किचन के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पानी को गर्म करें, उसके अंदर पुदीना डाल लें। अव्वल तो पुदीने का रोगन मिल जाए तो वो चंद कतरे डालकर, जैसे एक छोटा सा एक नुस्खा है कि पुदीने का रोगन और सफ़ेदे का रोगन, लौंग का रोगन, ये तीनों रोगन हम वज़न लेके चंद कतरे पानी में डालकर इसकी भाप लें। ये सबसे बेस्ट है घर के अंदर। और अगर ये चीज़ें मुहैया ना हो तो पुदीना, सिर्फ सादा पुदीना लेकर उसको पानी में उबालें, उबालने के बाद उसकी भाप लें। ये घर में आप रूटीन से टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में लौंग और दीगर चीजें भी, लौंग और पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोगन वगैरह नहीं मौजूद तो लौंग और पुदीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर घर में आम मुलट्ठी होती है अक्सर घरों में, वो मुलट्ठी को यानी कि चूसना शुरू करें, चबाएं, और उसका जो रुब है उसको चूसते रहें। उससे गले की इन्फेक्शन वगैरह दूर होती है। गले की खराश और गले की खांसी के लिए बहुत बेहतरीन है। हकीम साहब, ये भी बताइएगा कि गले की खराश के लिए करशी की कौन कौन सी अदवियात हैं? गले की खराश के लिए करशी की अदवियात सबसे बेहतरीन है तूत स्या। ये हर उम्र के बच्चों में, और गले की खराश, गले का दर्द, गले की सोजिश में बहुत अच्छा काम करता है। इसके टेस्ट के हवाले से टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत पसंद है। बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब इसके टेस्ट को पसंद करते हैं। ये कम कीमत और मुज़र असरात से पाक है। अच्छा, करशी तूत स्या की गले की खराश में मौसर किस तरह से होता है करशी तूत स्या, इस हवाले से भी बताएं। ये गले के अंदरूनी झिल्लियां जो हैं उनकी सोजिश को दूर करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत जल्द तमाम असरात पर काबू पा लेता है गले के मसाइल के। और इन्फेक्शन वगैरह को बहुत जल्द दूर कर देता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह। हकीम साहब, करशी तूत स्या का गोल्ड स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उस हवाले से भी आगाह करें। गोल्ड स्टैंडर्ड मुख्तलिफ क्वालिटी टेस्ट और चेक्स वगैरह इसकी मेयार की जमानत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और खानदान भर के लिए बेहतरीन और मेयारी सिर्फ और सिर्फ करशी तूत स्या है। और इसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उस हवाले से भी बताएं। सुर्फिकोल टेबलेट और करशी का जौहर जिशांदा। ठीक है, और करशी का प्रोडक्ट्स के जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, इस हवाले से आगाह करें कि ये जरूरी क्यों होते हैं। जरूरी इसलिए कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मुख्तलिफ क्वालिटी टेस्ट और चेक्स वगैरह, ये इसके यानी कि मियार के मुताबिक चीजों को बेहतरीन करने के लिए ये जमानत चेक्स और इसके साथ साथ सर्टिफिकेशंस होती हैं, टेस्ट होते हैं और चेक्स होते हैं। अच्छा, डीएनए बार कोडिंग के हवाले से क्या कहें? डीएनए बार कोडिंग इस तरह है कि अद्वियात के तमाम अज्जा, उनकी क्वालिटी और इनको बनाने के लिए ऑटोमेटिक प्लांट और मुख्तलिफ किस्म के यानी कि सफाई का ख्याल और जायका वगैरह बच्चों के टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें तैयार की जाती हैं। ड्रैप क्या है? ड्रैप एक अदारा है जो इसकी क्वालिटी को मियार के मुताबिक और इसकी क्या कहते हैं जमानत देता है कि ये काबिल इस्तेमाल है और अवाम के लिए मुफीद है। अवाम के लिए मुफीद है, मुज़र असरात से पाक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मतलब कुर्शी का जो नुस्खा है उस हवाले से भी आप हमें आगाह करें कि जो मतलब करशी है इससे नुस्खे जो लिए जाते हैं, मुख्तलिफ नुस्खों के हवाले से हमें आगाह करें कि सुबह से शाम तक क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह शाम करशी का LG कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करें एक एक। और तो हकीम साहब, खाना अक्सर औकात खाने के बाद भी तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना जरूरी होता है उसके लिए।
खाने के बाद बेहतरीन ये है कि करशी का शरबत दूध स्या 2 चम्मच चाय वाले खाने के बाद इस्तेमाल करें। और सुबह 10 बजे से अगर शाम 4 बजे तक का की बात की जाए तो अगर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के दरमियान में बात की जाए तो करशी का जौहर जशांदा 1 कप नीम गर्म पानी में 1 शैशे डालकर, ठीक है, वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल जरूरत तो है, लेकिन ये कितना जरूरी है, इसके अंदर क्या क्या अज्जा मौजूद हैं, आपकी सेहत पे किस तरह से ये मुस्बत असर डालता है, ये नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। और सोते वक्त क्या चीज इस्तेमाल सोते वक्त सुर्फिकोल टेबलेट 4 अदद चूस लें। अगर चूस नहीं सकते तो उसको नीम गर्म पानी में मिलाकर मिक्स करके वो इस्तेमाल करें। ग़िज़ा भी तो बहुत अहमियत रखती है चीज़ों के हवाले से, सेहत के हवाले से। तो सेहत को बेहतर रखने के लिए कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए? सेहत को बेहतर रखने के लिए ज़ू हज़म ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। और परहेज भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। परहेज के हवाले से लाजमी तौर पे बताइएगा, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी परहेज किन चीज़ों से करना चाहिए, किस ग़िज़ा से करना चाहिए और उनके क्या नुकसान हो सकते हैं? परहेज में सबसे बेहतर यह है कि तुर्श अशिया, गरम मसालेदार चीज़ें और स्पाइसी खानों से परहेज करें। और खट्टी चीज़ों, ठंडी चीज़ों से, बिल्कुल ठंडी चीज़ों से परहेज करें। बच्चों के लिए ये टॉफ़ी वगैरह या चॉकलेट वगैरह, इनसे परहेज करें। आज के सेगमेंट से जनाब हमें दीजिए इजाजत। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आज के शो में आपका आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।